तो उन बहादुरों की याद में आज का प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा खास रहा। एलजी मनोज सिन्हा खुद इस प्रोग्राम में मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे भी। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो न सिर्फ इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे बल्कि खुद इस इलाके से आते हैं जहां के लोगों ने अपनी बहादुरी से दुनिया को यह पैगाम दिया कि कब्जा कर लो लेकिन छोड़ेंगे नहीं, वापस जरूर खदेड़ देंगे। अंकित, क्या कुछ हुआ आज के दिन के बारे में, आज का जो प्रोग्राम था उसके बारे में पहले हमें बताइए। बच्चे की जुबान पर वो कहानी है और जिसकी वजह से हम उन कुर्बानियों को याद कर पाते हैं। राय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह अपडेट्स के लिए। देखिए, 1948 का वो दिन जब यहां पे लोगों ने अपनी बेड़ियों को तोड़ करके, आम लोग, 1948 का जमाना, जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजिकल तौर पे या फिर उस एक मैच्योरिटी के लेवल पे उतनी ज्यादा लोग एक्टिव नहीं थे, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अपनी आजादी प्यारी थी, अपनी जान की कुर्बानियां देने के पीछे वो पीछे नहीं हटे और उसके साथ साथ उन्होंने फौज का साथ दिया और आगे बढ़े, मुल्क को आजाद कराया, राजौरी को आजाद कराया। और आज का दिन यकीनन हम उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं, खराज अकीदत देते हैं। ब्रिगेडियर डॉक्टर सागर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे इन तमाम तर चीजों के बारे में इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर सागर साहब, वेलकम करते हैं आपको। और चूंकि हम लोग इस मामले में लेमैन हैं, आप हमें बेहतर तरीके से बता पाएंगे, खास तौर पे राजौरी डे क्या महत्व रखता है हिंदुस्तान की तारीख में? देखिए, 1947 में जब भारत का जे.एंड.के स्टेट का भारत के साथ, तो एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी, जो एक ब्रिटिश गेम भी कहते हैं, द ग्रेट गेम भी कहते हैं, जिसके बारे में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। उन्होंने 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया, उसको जबरदस्ती एनेक्स करने के लिए। एम था कि श्रीनगर पहुंचा जाए और वहां जाकर के महाराजा को बंदी बना के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन दिया जाए और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाए, असैसिनेशन कर दी जाए और कश्मीर को कैप्चर कर लिया जाए। उसी के साथ साथ में जम्मू की तरफ भी एक ऑफेंसिव शुरू किया जाए। तो इसी तरह से जब ये 47 में विलय होता है तो उसके बाद ही सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं। अब ये जो राजौरी डे मनाया जा रहा है, ये मनाया जाता है उन शहीदों को याद करने के लिए जो लड़े और इवन सिविलियंस जो मार्टियर हुए, क्योंकि इस समय 7,000 से ज्यादा सिविलियंस थे जो राजौरी के रहने वाले बाशिंदे थे, जिनको उनका जो तहसीलदार था वो उनको छोड़ के भाग गया था और वो बिल्कुल डिफेंसलेस थे। और जो महाराजा की फोर्सेस वहां थी, स्पेशली 9 जैक के ट्रुप्स थे या 3 जैक के ट्रुप्स थे, वो इतने काबिल, इतने नंबर में नहीं थे कि वो उनको रोक पाते। और अब दूसरी जो इसका राजौरी का कैप्चर होता है, ये भी एक जैसे मीर जाफर की हम बात करते हैं, ये अपने ही लोगों के धोखे से कैप्चर होता है। ये कोई कवाली नहीं है, रेडर्स नहीं है, जो जैसा कि इतिहासकार हमको बताते हैं, ये इन्वेडर्स थे, सोची समझी चाल के मुताबिक आए थे। और हमारी जम्मू कश्मीर की फोर्सेस के 2 अफसर, रहमतुल्लाह खान और नसरुल्लाह खान, इन दोनों की कॉन्स्पिरेसी थी जो ब्रिटिश ने प्लान करी थी। इनको बोला गया था कि आप इस तरीके से प्लानिंग करेंगे और उनको वहां रखा, सही जगह पे उनको सबवर्ट किया और ये सारा मामला करा। तो अब इस चीज पे यहाँ के जो ऑपरेशन के बारे में जो बताता हूँ, ये जो ऑपरेशन लोगों को बताए जाते हैं, बहुत सारी सेलिब्रेशंस होती हैं। इस बार स्पेशली वहां पे अपने नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर है, जब उनके कोर कमांडर हैं, तो आर्मी ने मेला ऑर्गेनाइज कर रही है बड़ी स्केल पे, ताकि वहां के यूथ को बताया जा सके कि देखिए ये कुर्बानियां आपके पुरखों ने दी हैं और ये दोबारा जो लड़ाई पाकिस्तान ने छेड़ी हुई है आतंकवाद की, आपने भी इसमें मिलकर उनका साथ देना है, सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देना है और कोशिश करनी है कि पाकिस्तानियों को किसी भी हालत में जीतने ना दिया जाए। तो इसका जो क्या बोलते हैं इसको, इतिहास है, उसमें मैं 2 चीजें बताऊंगा। पहले मैं तो धोखे के बारे में बात करूंगा जो रहमतुल्ला खान ने किया। ये महाराजा की फोर्सेस के 9 जैक के ऑफिसर थे और होता क्या है कि जैसे ही पता चलता है कि उन्होंने हमला कर दिया गया है तो इनको भेजा जाता है कि आप जाइए और कोशिश करिए बचाने की। तो ये स्पेशली पहले इनका जो पहला कांटेक्ट होता है वो एक जगह है, उसका नाम है सेंसा पालंतरी तहसील के अंदर आता है। तो वहां पे बताया जाता है कि दुश्मन के लोग आ गए हैं, पाकिस्तानी रेगुलर्स हैं वो, और साथ में उनके इरेगुलर्स भी हैं, ऑफिसर्ड बाई पाकिस्तानी ऑफिसर्स एंड जेसीओ। तो वहां पे जब ये पहुंचते हैं तो वहां पे उनको सरदार अब्राहम खान की एक टुकड़ी भी मिलती है, जिसने, जो सिविलियन थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था कि पालंतरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो उनका इंडिपेंडेंट कंट्री है और अपने आप को POJ के वगैरह बोलना शुरू कर दिया था।
तो उन्होंने भी एक टुकड़ी साथ में भेजी। तो ये दोनों टुकड़ियां जो आती हैं ये मिलके आगे चलती हैं। तो उसके बाद ये पहुंचता है थरूची फोर्ट में। अब थरूची फोर्ट में क्या था कि वहां पे जम्मू कश्मीर राइफल्स के जम्मू कश्मीर ट्रुप्स जो थे, स्टेट फोर्सेस थी, उनके कुछ ट्रुप्स थे वहां पे, उन्होंने वो मोर्चा संभाला हुआ था। तो ये उनको जाके बोलते हैं कि देखिए हम तो आपके दोस्त हैं, हम भी जम्मू कश्मीर राइफल के हैं, और वहां पे जो ऑफिसर हैं जेएसपी उनको भी मालूम है ये अपने ही सोल्जर्स हैं, अपने ही ऑफिसर्स हैं। पर उनको ये नहीं पता कि ये सब लोग इस वक्त दुश्मन के साथ मिल चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, और उन्होंने उनके लिए फोर्ट का दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही फोर्ट का दरवाजा खोलते हैं अंदर जाकर के उन्होंने जितने गुरखा ट्रुप्स थे या जम्मू कश्मीर के डोगरा ट्रुप्स थे उन सबको मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद थरोची से फिर ये चलते हैं टुवर्ड्स रजौरी। अब रजौरी में जब ये वहां पहुंचते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कहां कहां डिफेंसेस वीक हैं, क्योंकि ये अपने ही साइड के लोग थे। अब वहां पे सबसे पहले जो उनके तहसीलदार थे हीरा जी लाल, वो इनको ये मैसेज भेजते हैं, कहते हैं भाई कोई नेगोशिएशंस कर लो, जाने मत तबाह होने देना। तो वो कुछ बात नहीं होती है, तो हीरा जी लाल जो है वो रात को भाग जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट जो 10 नवंबर को, ये 9 नवंबर को आते हैं, 10 नवंबर को जब रजौरी के लोग सुबह जगते हैं तो उनको लगता है कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं है। तो फिर वो थोड़े बहुत जो गुरखा ट्रुप्स थे या सिविलियंस की जो टुकड़ियां मिली उन्होंने इनका मुकाबला किया, परंतु वो हार गए। तो वहां पे जब हार गए तो सारे के सारे शहरियों को इकट्ठा कर दिया गया एएलजी के ऊपर, एयरफील्ड के ऊपर। तो वहां पे फिर जो हिंदू थे अपने क्या बोलते हैं उसको, अपनी औरतों को लेके आए, अपने बच्चों को लेके आए, कईयों को उन्होंने पॉइजन दिया कि इससे अच्छा है कि दुश्मन आके अगर आपकी कोई आपका अस्तित्व भंग करे या कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकत करे तो इसके पहले ही आप अपनी जान दे दो। और बाकी जो मर्द थे वो कोशिश की उन्होंने लड़ने की, पर वो लड़ नहीं सके, और अगले 6 महीने तक इन्होंने कम से कम 7,000 लोगों का मौत के घाट उतार दिया, किसी को स्पेयर नहीं किया। तो अब इस सिचुएशन में जम्मू कश्मीर की जो महाराजा की फोर्सेस थी वो कोई भी टुकड़ी कहीं नहीं बची थी जो इनको आके बचाती। तो इतने में जब 27 अक्टूबर को भारत की फोर्सेस, इंडियन आर्मी जब लैंड करती है तो नौशहरा में झंगड़ स्पेशली कैप्चर करते हैं 50 पैरा ब्रिगेड अंडर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। उनको टास्क दिया जाता है कि देखिए अभी आपने इनकी रक्षा करनी है और इनको राजौरी को कैप्चर करना है और पुंछ के साथ लिंक अप करना है। तो वहां पे इनकी एक टुकड़ी जाती है फोर्ट डोगरास की। पहले फेज में बताया जाता है कि एक नंदपुर गांव है, उससे लेकर के एक भरवाली रिज है। इस पूरे के पूरे इलाके के ऊपर दुश्मन ने अपनी अपनी डिफेंसेस ले रखी हैं अगेंस्ट द इंडियन आर्मी। तो पहले इनको कैप्चर करना है। तो उसके लिए जो जंगल ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर है वो जाते हैं आगे और फोर्ट डोगरास के साथ उसको कैप्चर कर लिया जाता है। अब वहां से नेक्स्ट फेज में उनको कैप्चर करना है चिंगस फोर्ट, जो बड़ी हैवीली फोर्टिफाइड एरिया है। और उसके लिए जो हमारे ब्रिगेडियर उस्मान या उनके मेजर जनरल कुलवंत सिंह, इवन जनरल करियापा भी उस वक्त इसी एरिया में थे, उन्होंने टास्क दिया था सेंट्रल इंडिया हॉर्स को, जिनके पास 24 टैंक्स थे और उनके कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल जोरावर सिंह। उनको बताया जाता है कि देखिए आपने मूव करना है इस एक्सेस पे और चिंगस को जाके आपने इन्वेस्ट करना है और उसको कैप्चर करना है। तो अब दुश्मन ने जगह जगह रास्ते में जहां टैंक्स चल सकते थे जगह जगह माइंस बिछा रखी हैं। तो उस वक्त उन्होंने उनको हवाई दौरा किया, रेकी करी। उनके साथ एक इंजीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ तो टैंक जाना बिल्कुल नामुमकिन है, परंतु फिर भी सेंट्रल इंडिया हॉर्स की जो टैंक रेजिमेंट की जो ट्रेडिशन रही है, उन्होंने बोला हम तवी के अंदर से जाएंगे। तो तवी को कोई कम से कम उन्होंने 6-8 जगह क्रॉसिंग करी, तवी नदी के अंदर से। वो दूसरी तवी है, जो नॉर्मल तवी जो है जम्मू से गुजरती है वो नहीं, जो उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो उसके अंदर से जब वो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से करते करते फाइनली वो चिंगस पहुंचते हैं। और चिंगस पहुंचते ही जैसे दुश्मन को समझ में नहीं आया कि टैंक आ गए इतने सारे, उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि टैंक आएंगे। तो टैंक आने से वो अपना फोर्ट छोड़ के भाग जाते हैं। तो चिंगस को भी कैप्चर कर लिया जाता है। तो अगले फिर 2 दिन क्या करते हैं वो, उसके बाद उसको क्लियर करते हैं और फिर कोशिश करते हैं राजौरी की तरफ बढ़ना। तो राजौरी का क्या है कि 10 तारीख को शाम को वो राजौरी पहुंच जाते हैं टैंकों के साथ। और वहां पे जब वो उसको राजौरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर 2 दिन तक वहां पे लड़ाई होती है और 12 तारीख को शाम को उनका कब्जा हो जाता है। तो इसलिए 12 तारीख राजौरी का कब्जा हो जाता है और जितने भी वहां पे उनके सिटीजन्स थे उनको छुड़ा लिया जाता है, उनकी जानें बच जाती हैं, उनको रिलीफ, रेस्ट, रिहेबिलिटेशन, उनके लिए खाना पीना जो उनके पास अभी तक कुछ नहीं था वो दिया जाता है। और 13 तारीख को इसका जश्न मनाया कि 13 तारीख को हमने मनाना है राजौरी डे। और ये राजौरी डे
कई सालों से मनाया जा रहा था, परंतु अभी लेटेस्ट पिछले 2 साल में जब देखा कि यहाँ आतंकवाद का जो भूत है वो बहुत जबरदस्ती तरीके से अड़ गया है, और यहाँ जरूरत है कि सिविलियंस को भी मोटिवेट करने की, भाई आपको आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें आपको भी भागीदार बनना है। जो भारत की रक्षा फोर्सेस का जो सवाल है, मिलिट्री सोल्यूशन है, वो 80 to 85% अचीव हो चुका है। Exactly. और ये सब इसलिए हुआ कि आर्टिकल 370 यहां से चला गया, और जो कमांड थी यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की वो चलेगी हमारी वापस MHA के पास। और आज सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्मी, पुलिस, ये वो सब इकट्ठा मिलकर काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अब हम बड़ी बात यह है कि मैं भी इसी टॉपिक पे आना चाह रहा था, क्योंकि राजौरी डे जाहिर है कि हमारी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक बड़ा मसला रहा है और उसी पे हम बात करना हमने शुरू की थी। लेकिन साथ में डॉक्टर सागर आपसे ये चीज समझूंगा, ये जिस तरीके से कर्नल साहब कह रहे थे कि यहाँ के जो लोग हैं, स्लीपर सेल हों या OGW हों, ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमने कामयाबी के झंडे इंटरनेशनल मार्केट में गाड़ दिए, वहां से अपने दुश्मनों को पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं। अब जहां पे भी ऑपरेशंस होते हैं आर्मी को ज्यादा कामयाबियां मिलती हैं और किसी भी तरह की जो है घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बना दिया जाता है। तो इन तमाम तर चीजों के बावजूद भी एक ऐसा कोना है जहां पे हमें लगता है, आम लोगों को ये लगता है कि यार ये थोड़ा सा अगर खत्म हो जाता तो शायद आर्मी को और मुल्क के लिए भी ये तमाम तर चीजें ज्यादा बेहतर होती। स्लीपर सेल और OGW के लिए हमें बताइए, क्या इसका भी कुछ किया जा सकता है? डॉक्टर सागर। अच्छा, मेरा एक सवाल मेरे लिए है। जी जी जी। मैं आपको ये बता दूं कि OGWs और स्लीपर सेल्स जो है, ये इनकी जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी शुरू हुई थी 2 साल पहले, ये एक नई स्ट्रैटेजी थी मिलिटेंट्स की, स्पेशली पाकिस्तान की ISI की तरफ से, कि जितने भी राजौरी, पुंछ और ये चिनाब के आसपास के इलाके हैं, जो पहाड़ियां हैं, जो सेवज धार लेके चंबा तक जाती है, यहाँ पे अपने अपने जो जिन लोगों के यहाँ पे रिश्तेदार हैं या कोई जान पहचान के लोग हैं, वहां जाके उनको रिहेबिलिटेट कर दिया जाए और वो 5, 6, 8 महीने वहां रहे एज नॉर्मल सिटीजन, ताकि किसी को उनके ऊपर कोई शक ना हो। तो वो उस चीज को करा, और साथ में कुछ जो लोग जो है गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, जो माइग्रेंट हैं, जो हर साल सर्दियों में नीचे आते हैं और गर्मियों में पहाड़ों की चोटियों पे जाते हैं एज नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ देयर्स, जो नोमैड लोग हैं, वो उनको भी सबवर्ट किया जाए। अब मैं यहाँ एक बात, कोई ब्रॉड ब्रश में इनके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज से अगर देखा जाए 47 ऑनवर्ड्स इन्होंने भारतीय सेना की बहुत मदद की है, बहुत सारे ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और बहुत सारी एक्शनेबल इंट रियल टाइम में ला के दी है भारतीय सेना को, और कई जगह पे इन्होंने अपनी कुर्बानियां भी दी हैं। और अगर मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि राजौरी, पुंछ के बीच में 1 या 2 जगह पे इनके वॉर मेमोरियल्स हैं, जहां पे इनके सिविलियन ने, जो उन्होंने अपनी शहादतें दी हैं, जिनके मार्टियर्स हुए हैं, उनकी मेमोरीज में वो मेमोरियल्स बने हैं, और वहां पे हर साल मेला लगता है। परंतु अब सिचुएशन ये है कि ये बात जो है, ये पाकिस्तान की ISI और उसके स्ट्रेटेजिक प्लानर्स को भी समझ में आती है, तो वो क्या करें इसके लिए। तो मेरे विचार में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इनको सबवर्ट करना शुरू किया है। सबवर्ट करने के लिए उनके पास क्या क्या वेपन्स हैं। पहले उनके पास सबसे बड़ा वेपन है रिलीजन का, रेडिकलाइजेशन, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, कि देखिए ये स्टेट आपके खिलाफ है, आप इनकी क्यों मदद कर रहे हो, ये भारतीय हैं या हिंदू हैं, ये हैं या वो हैं, जो भी। तो एक रेडिकलाइजेशन का भी तरीका हो सकता है। दूसरा जो है, क्योंकि ये सब गरीब लोग हैं, अब अगर जब भी ऊंची पहाड़ियों की नीचेस पे चल रहे हैं, जहां यहाँ पे इन्होंने डोक्स बना रखी हैं, वहां पे इनकी डिफेंस जो है वो बहुत ही मुश्किल है। अगर ये मान लो एक गांव के अंदर 10 गांव हैं, तो वो गांव कम से कम 1 किलोमीटर के एरिया में फैला होगा, तो एक दूसरे के 10 घर हैं, तो वो 10 कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो अगर वहां पे आएंगे तो वो अपने गन का डर दिखा के, देखो अब तुम्हें हम गोली मार देंगे, तो इसलिए तुम हमें छुपने की जगह भी दो, हमारे लिए खाना भी बनाओ, हमारे लिए लॉजिस्टिक्स का बंदोबस्त भी करो। तो बेचारे गन के डर से कर देते होंगे, और फिर उसके बाद उनका सिम भी इस्तेमाल करते हैं और उनका आधार कार्ड लेते हैं और वो पीछे भेज देते हैं। वो बोलते हैं अगर हमारे जाने के बाद आपने सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट किया तो जो नेक्स्ट बंदा आएगा हमारा, वो आपका आधार कार्ड लेके आएगा और आपको गोली मार देगा। अब ये दूसरा दहशत का माहौल है। और तीसरा, ये गरीब लोग हैं। अब वहां पे एक खाना खाया, जैसे एक इंसिडेंट हमको मिला कि एक डिनर की कीमत उन्होंने 6,000 रुपए दी। अब इस किस्म का पैसा अगर किसी को मिले और वो गरीब हो एंड वन ऑफ काइंड हो कभी कभार, तो क्यों नहीं सबवर्ट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम हमारी ये है
कि हमारी एक सिविलियन पॉलिसी, मैंने बोला मिलिट्री सोल्यूशन जो है वो 80-85%, 95% अपना काम कर चुका है। अब इसके आगे सिविलियन भागीदारी की जरूरत है। अगर हम किसी तरीके से इन लोगों को, ओवरग्राउंड वर्कर्स को और सो कॉल्ड स्लीपर सेल्स को, हम उनको कन्विंस कर सकें कि देखिए आपकी जान सुरक्षित है, आप भारतीय हैं, भारत के साथ में आपका ज्यादा फायदा है, ना कि मिलिटेंट्स का साथ दे करके आपने उनसे डरना नहीं है। रिलीजन का कार्ड जो है ये एक तमाशा है, एक रिलीजियस फैक्टर है, जो पॉलिटिकल फैक्टर है, जिससे आपको सबवर्ट किया जा रहा है। इसमें अल्टीमेटली आपकी बर्बादी है। तो अगर वो एक किस्म की एक कंसोलिडेटेड पॉलिसी निकले, कोई ऐप हो, कोई हेल्पलाइन नंबर हो या कोई सिस्टम हो जिसमें सिविलियंस इसमें एकदम से कोई अगर किसी को देखते, क्योंकि जो भी मिलिटेंट आएगा वो रेकी करके आएगा, वो इंश्योर करेगा कि उसके रूट के अंदर ना कोई आर्मी वाला हो, ना कोई पुलिस वाला हो। और मगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे कोई गांव में कोई सिविलियन किसी के दुकान पे जाके वो अपने खाने का सामान खरीदेगा, किसी के घर में जाके जगह मांगेगा या किसी ढोक में जाके बैठेगा, तो वहां कोई ना कोई सिविलियन तो उसको देखेगा। तो मैंने जब बात कर रहा था लोगों से कि सर उनके कपड़े भी हमारे जैसे होते हैं, सब कुछ वैसा ही है। मैं कहा अगर वो सब कुछ तो है, परंतु उसका एक्सेंट तो डिफरेंट है ना। अब यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर तंत्र बनाया हो जिसमें वो इन्फॉर्म कर सके रियल टाइम में, ताकि उनको आगे पकड़ा जा सके, उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर सके, तो ये आतंकवाद जो है ये 100% मिट जाएगा। और बड़ी बात है कि इस पे असर भी होगा। ये सारी जो कार्रवाई जो मैंने बोली है, ये सारी एक्शन ग्राउंड पे हो रही है। और इसीलिए अगर आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं, पूरे के पूरे जम्मू डिवीजन में ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में सर्चेस चल रही हैं, एनकाउंटर्स चल रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोएक्टिव हैं, ये रिएक्टिव नहीं है जैसे पहले होता था। अब वो प्रोएक्टिव हैं, उसकी वजह से वो उनका धरपकड़ चल रही है। और ये आई एम श्योर विद इन अ मैटर ऑफ टाइम, में भी कपल ऑफ वीक्स ये सब खत्म हो जाए। बड़ी बात है और जाहिर है कि हम यही चीजें उम्मीद भी करेंगे। मेरा भी रहेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि बिल्कुल तहव्वुर राणा को, डेविड हेडलो को, जिसको भी हो हम अमेरिका से मंगा सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और उसके अलावा हमने अभी अब जिस तरीके से कठुआ का जिक्र कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब, जाहिर है कि वहां हमें कामयाबी मिली। उसके अलावा दूसरे जितने भी, इवन अनंतनाग में, कोकरनाग में इतने दिनों तक चलता रहा मामला, और उसके बाद फाइनली हमने सारे इक्विपमेंट भी देखे, आम लोगों ने भी देखा कि हमारी फौज कितनी सशक्त है। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि एक सुपर पावर की तरफ कदम हम बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक हमारी बहुत ज्यादा मजबूत है, उनके मुकाबले वो हमारे किसी एक स्टेट के मुकाबले में भी नहीं आते। फिर भी आम लोगों का ये जरूर सवाल रहता है कि आखिर ये जो सीज फायर वॉलेशन है वो कैसे कर पाते हैं। हमारे स्नैपर्स उनके बैठे रहते हैं, वहां से फायर कर देते हैं, हमारे लोगों का नुकसान हो जाता है। और जाहिर है कि ये सारे सवाल आम लोगों के भी हैं। ब्रिगेडियर डॉक्टर सागर साहब, आपसे समझूंगा मैं जरूर, प्लीज हमें ये भी समझाइए। देखिए, मैं कुछ अभी जो डिबेट चल चुकी है इसके एक दो पहलुओं पर मैं बोलना चाहूंगा। ये रिएक्टिव और प्रोएक्टिव अप्रोच का जहां तक सवाल है, हमें इसको लिटरली सेंस में नहीं जाना है। जो कठुआ का ऑपरेशन है, जो जम्मू डिवीजन के अंदर जो 9 जून के बाद ये शुरू हुआ है पिछले साल से, ये इस वक्त जो कठुआ का फरवरी मार्च वाले ऑपरेशन है, ये वेरी वेल प्लान्ड ऑपरेशन है। उसका मैं रीजन भी आपको ये दूंगा। 9 मार्च को होम सेक्रेटरी जम्मू में थे, हाई लेवल मीटिंग हुई थी राजभवन के अंदर। उसके बाद भी कोई ज्यादा हरकत नहीं हुई, परंतु वही होम सेक्रेटरी दोबारा आते हैं जम्मू में 16 या 17 मार्च को, और एक बहुत हाई लेवल मीटिंग होती है जिसमें सारी की सारी फोर्सेस जितनी भी अवेलेबल है इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस, उनकी मीटिंग होती है। और उस मीटिंग के बाद खलबली मच जाती है इन अ सेंस कि जम्मू से लेके कठुआ तक का जो एरिया है, टोटल एरिया के अंदर एरिया डोमिनेशन में ट्रुप्स फैल जाते हैं, इंक्लूडिंग आर्मर को यूज किया जाता है। और ये सीरियसली इसलिए माना जा रहा था क्योंकि उस वक्त जितने आर्मी पुलिस के फंक्शंस थे, एटलीस्ट 3-4 का तो मैं खुद गवाह हूं, दे वर कैंसल्ड, दे सेड फॉर ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। अब क्या हो रहा था, एज ए सिविलियन या एज ए रिटायर्ड ऑफिसर आई वुड नो, बट देन मेरा जब मैं आज बैठ के अनुमान लगाता हूं, तो मुझे लगता है कि उस वक्त हमारे पास बड़ी इंटेलिजेंस थी कि करीब 60 लोग इंटरफिल्ट्रेट कर रहे हैं। और ये जो इन्फिल्ट्रेट करने वाले जिनको हम जैश ए मोहम्मद बोल रहे हैं, हो सकता है लेड बाय द पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज, क्योंकि इनकी टैक्टिक्स, इनका इक्विपमेंट, इनका वेपन्स, M4 राइफल, कार्बाइन, उसके बाद इनके पास जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, तो ये सारी की सारी जो है चली चीज है। तो इसलिए मैं इसको प्रोएक्टिव मानता हूं। ये एक सक्सेस है कि अगर हमारे पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस आई, जैसे पठानिया साहब ने बोला, 2 या 3 के ग्रुप में इन्फिल्ट्रेट करना है, और इतने बड़े बॉर्डर पे जहां पे बहुत सारे नदी नाले हैं, 500 बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनके ट्रिब्यूटरी नाला, ब्रोकन ग्राउंड, फॉरेस्ट, यहाँ के अगर आप इसको 100% फेंसिंग नहीं कर सकते, और फेंस का एक प्रिंसिपल होता है
देखिए जो भी आप कोई ऑब्स्टेकल या फ्रेंच लगाते हैं इट शुड बी कवर्ड बाय फायर एंड ऑब्जर्वेशन। अगर उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते या उसके ऊपर फायर नहीं कर सकते तो उसका कोई मतलब नहीं है। रात के अंधेरे में या बैड वेदर में एक आदमी स्नीक कर जाता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट इवन इफ आपके पास आईआर डिवाइसेस होती हैं। तो इसलिए इन्फिल्ट्रेशन इनएविटेबल है क्योंकि अटैकर के पास इनिशिएटिव है, उसको आप नहीं रोक सकते। परंतु ये है कि जो वो अंदर आ जाता है तो उसको यहां पे सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए। उसके लिए जैसे आपने वीडीजीज का बात किया, वीडीजीज को डिफंक्ट बना दिया गया था क्योंकि बोला कि एरिया पीसफुल है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्सेस को निकाल के भेज दो। चाइना बॉर्डर पे जब गलवान होता है अफगान फोर्सेस वापस आ रही हैं, वो हमारे पास उसका प्रूफ है, और कुछ कमांडो यूनिट्स भी इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं इस एरिया के अंदर। तो यहां पे एक वीडीजीज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, एक जम्मू कश्मीर में लंबड़दार चौकीदार नाम की एक संस्था है जिसको भी डिफंक्ट बना दिया गया था। अगर वो एक्चुअली असली में आईज एंड ईयर्स वो हैं, और वीडीजीज के जो लोग हैं वो मोस्टली होने चाहिए एक्स सर्विसमैन जिन्होंने ऑलरेडी वेपन्स हैंडल किए हैं, जिन्होंने इंसर्जेंसी में लड़ाई लड़ी है, उनका एक्सपीरियंस है। तो इस किस्म की जो चीजें हमको रिवैम्प करने की जरूरत है। फिर उसके बाद हमारे डीजीपी साहब हैं नलिन प्रभात, वो खुद बैठे हैं इस ऑपरेशन के इंचार्ज कठुआ में बैठे हुए हैं। अब नलिन प्रभात साहब की जो बैकग्राउंड है, ये कोबरा फोर्स कमांडर थे आंध्र प्रदेश में, और नक्सलवाद को इन्होंने आंध्र प्रदेश से जड़ से खत्म किया। तो वो एक्सपीरियंस इनके पास है। अब यहां पे उनका एक्सपीरियंस, बाकी फोर्सेस का तालमेल, प्लस जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, आज जम्मू कश्मीर की पुलिस एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे है वीज़ा-वी आज से 10 साल पहले, इसमें कुछ जो कि मैंने खुद देखा हुआ है। तो उसके अलावा भी अगर M4 राइफल्स वगैरह, कार्बाइन वगैरह मिलिटेंट्स यूज कर रहे हैं, तो उसी तरह से हमारे पुलिस वालों के पास AK से बढ़ के आगे कुछ है ही नहीं है। तो हमारी पुलिस फोर्स को भी उतने ही एडवांस वेपन देने की जरूरत है। मतलब ये हम बेटरमेंट की तरफ और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं साफ तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल। कर्नल एसएस पठानिया, मैं आपसे भी एक चीज समझूंगा, क्योंकि आप दोनों उस लेवल के एक्सपर्ट हैं, ना सिर्फ चूंकि आप लोग फील्ड में भी आपने देखा है, अब भी उन चीजों से जुड़े हुए हैं। देखिए, एक तरफ LOC है, एक तरफ LAC है, दोनों तरफ हमारे लिए टेक्निकल ग्राउंड पे बहुत ज्यादा जो है हमें सतर्क रहने की जरूरत है, और हम रह भी रहे और कामयाबी मिली अब तक। लेकिन फिर भी आपकी नजर में क्या दोनों तरफ से इन तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बावजूद आपको लगता है कि और कुछ चीजों की जरूरत है यहां पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं ना कि LAC के ऊपर इट इज 100% मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, जो कि यहां पे इस तरफ नहीं है। अब यहां पे जरूरत यह है कि फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन करनी है, और फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ, जैसे मैंने बोला कि मिलिट्री सोल्यूशन का लिमिट आ गई है, अभी हमें यहां पे सिविलियन सोल्यूशन भी चाहिए। बाकी आपने बोला कि पाकिस्तान गरीब कंट्री है और हम बहुत अमीर हैं, दुनिया में कहीं नहीं आते हैं, तो मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं, पाकिस्तान का टेररिज्म का जितना भी बजट है वो एक पैरेलल इकोनॉमी है जो ड्रग्स नार्को टेररिज्म के कहलाई जाती है। जितनी भी खेती ड्रग्स की होती है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, वो सारा का पैसा ड्रग्स मनी जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है वर्ल्ड ओवर, और वो पैसा ISI कंट्रोल करती है, और उसके ऊपर जो पाकिस्तान का नॉर्मल GDP या बजट है उसका कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान कल को गर्त में भी चला जाए, इंसर्जेंसी का पैसा चलता रहेगा। और यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी ने अपने आप को भरने के लिए आवाम को कंगाल कर रखा।